जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं हमारे पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, और हमने समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया था, यानी कुछ पोर्शन अधिकारों का हमने प्रारंभ करके एक अधिकार को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट अधिकार में चल रहे हैं, ध्यान रखें हम। वो जो नेक्स्ट अधिकार है वो हमारा है स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है, यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक जो अधिकार है वो है मूल अधिकार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, हमारी प्रस्तावना में भी हमको स्वतंत्रता दी गई है, जैसा कि मैं आपको पहले बताता रहता हूँ। प्रस्तावना में एक सेंटेंस है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, अंतःकरण और पूजा, ठीक है। तो हम जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमारे को इस प्रकार का अधिकारों का एक वर्गीकरण मिलता है। तो वह जो वर्गीकरण है वह हमें राइट्स देता है स्वतंत्रता के। अब हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 19 की, तो 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, ठीक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है हमारे अनुच्छेद 19 में। तो पहली है, सबसे पहले तो देखें, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या मैं आपको पहले बता दूं, पहले हमारी जो स्वतंत्रता है वो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है अस्त्र रहित किसी भी संगठन का निर्माण करने, अस्त्र शस्त्र रहित किसी भी संगठन का निर्माण करने की स्वतंत्रता। दूसरी आती है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, तीसरी हो गई। चौथी हमारे आती है जिसके अंतर्गत हम भारत में कहीं भी उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भ्रमण कर सकते हैं। उसके बाद हमको ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, यानी हमें भारत में किसी भी भाग में रहने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। और जो लास्ट स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई है किसी भी प्रकार का रोजगार, वृत्ति या व्यापार करने की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो मैंने आपको कल भी बताया था इसकी विशेषताओं में कि जितनी भी हमारी स्वतंत्रताएं हैं उन स्वतंत्रताओं को हमने निरंकुश रूप में आपको प्रदान नहीं किया गया है, यानी प्रत्येक स्वतंत्रता के साथ कोई ना कोई नियंत्रण यहाँ पर लगाया गया है ताकि वह स्वतंत्रता निरंकुश न हो जाए। यानी उसका जो औचित्य था, आपको अपने विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको आपके अधिकार प्रदान किया जाना, उस औचित्य को बनाए रखने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। और हमने पहले भी बात की कि भारत ने सकारात्मक पक्ष लिया है, और पहली बार यह है कि सकारात्मक पक्ष में हम किसी तरह की पाबंदी को स्वीकार करते हैं, और नकारात्मक पक्ष का मतलब हो जाता है पूरी तरह से निरपेक्ष स्वतंत्रता मिलना, जो कि व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए हमने क्या कर दिया, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगा दिया। अब देखो, विचार कैसे कैसे लिखकर प्रकट कर सकते हैं, बोलकर प्रकट कर सकते हैं, या फिर इशारे, भाव भंगिमाएं, अगर हिंदी शब्द बोलेंगे तो भाव भंगिमाओं के माध्यम से आप प्रकट कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत देखो, तानाशाही राष्ट्र का तो पता नहीं, लेकिन लोकतंत्र में सरकार की आलोचना भी आप कर सकते हैं। किसी की प्रशंसा कर सकते हैं, किसी की आलोचना कर सकते हैं, किसी के बारे में जो आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। यानी
कड़वी आलोचना जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है, एक तो किसको लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है या आप किसी की झूठी मानहानि कर रहे हैं, जो आप उसका अपमान कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ भी ऐसा लेख लिख रहे हैं जिससे उसकी हानि होती हो, सम्मान को ठेस पहुंचती हो, अगर वह सत्य है, अगर कोई व्यक्ति चोर है और आपने उसे चोर कह दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कोई चोर नहीं है और आपने फिर भी सुनी सुनाई बातों पर या अफवाहों पर ध्यान देते हुए अगर उसे चोर कह दिया, तो आपके ऊपर क्या किया जा सकता है, वाद लाया जा सकता है, केस लाया जा सकता है। ठीक है, भाषण देना, पत्रिकाओं में लेख लिखना, समझ में आ गई क्या बात। ये स्वतंत्रता क्या कहती है, भाषण देना, मैंने कहा बोलकर, लेख लिखना, पुस्तकें लिखना और आर्टिकल्स लिखना, या जो भी किसी भी तरह का आप अपने विचारों को जिस भी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, उस तरीके से आप अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस पर नियंत्रण रखा गया है। ये मैं लिख दूं एक बार, देखें आप क्या क्या कर सकते हैं। आप भाषण, पुस्तकें लिखना, लेख लिखना, कहानियाँ कहना और लिखना, ठीक है, फिल्में बनाना भी आ जाता है। देखो, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, इन सब तरीकों से या अन्य कोई तरीका आता हो, उन सब तरीकों से अपने विचारों की क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य जो भी मैंने अभी इशारे कहे, भाव भंगिमाएं कहे, कार्टून बनाकर, कार्टूनिस्ट ऐसे ही काम करते हैं, उनके द्वारा भी या उनके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, विचार अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन नियंत्रण लगाए गए हैं, और वो नियंत्रण है ये, राज्यों या राष्ट्रों या न्यायालय के अवमानना, ये ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये इसको नियंत्रित करने वाली ब्रेकर आ गई, अवरोधक है या नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता। ठीक है, और ये हैं स्वतंत्रताएं इस प्रकार की। कार्टून बनाकर कर सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी पर भद्दे कमेंट नहीं करने हैं आपको, भद्दी टिप्पणी। किन आधारों पर, इन आधारों पर, न्यायालय की अवमानना यानी झूठी मानहानि, मानहानि का मतलब क्या हो गया, आपने किसी के बारे में कोई झूठी अफवाह फैला दी, भद्दी टिप्पणी कर दी, मानहानि कर दी, या कोई अफवाह उड़ा दी किसी व्यक्ति के बारे में। आदि नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस पर नियंत्रण लगाया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सीमित है, निरंकुश नहीं है। कोई भी स्वतंत्रता क्या नहीं है, निरंकुश नहीं है। आप इसे अपरिमित न समझ लें। इसको नियंत्रित किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा, इसको कम किया जा सकता है किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा।
दूसरी देखिए 19 सेकंड, ये क्या कह रही है? अस्त्र शस्त्र रहित शांति सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांति सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सम्मेलन करते ही हैं, पार्टियां भी करते हैं, कोई संगठन बना रखा है आपने या किसी अन्य बड़े संगठन, कांग्रेस, बीजेपी, ये पार्टियां भी क्या करती हैं? अपने सम्मेलन करते हैं। फिक्की, आरएसएस या कोई मुस्लिम संगठन या कोई हिंदू संगठन या कोई सिख सम्मेलन या कवि सम्मेलन, इस तरह के सम्मेलन किए जा सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे? अस्त्र शस्त्र रहित। तो फिर आप कहेंगे साहब ये मुहर्रम के दिन निकाला जाता है यात्रा, या फिर सिखों के द्वारा कटार धारण की गई है, इस तरह के सम्मेलन जब वो करेंगे मिलकर तो वो कैसे आएंगे? तो वो एक अलग सिस्टम है, उन्हें कटार रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन सम्मेलन कैसा हो? शांति सम्मेलन, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया, किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ वो सम्मेलन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसको रोका भी जा सकता है सार्वजनिक सुरक्षा के लिए। ये आपको सबको पता है, सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर रोका जा सकता है। अभी आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से ये सम्मेलन निकले नहीं हैं। रोका जा सकता है अगर सार्वजनिक सुरक्षा उससे प्रभावित होती है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है या किसी अन्य प्रकार का कोई प्रभाव या दुष्प्रभाव उस सुरक्षा पर पड़ता है। ठीक है, तीसरी देखिए, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? आप कोई भी संघ बनाइए, कोई दल बनाइए या कोई समुदाय या कोई वैचारिक गठबंधन तैयार कीजिए। कर सकते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा के विपरीत नहीं होनी चाहिए। देश की एकता और अखंडता पर कोई प्रभाव, देश की एकता और अखंडता पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नहीं तो क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जाएगा। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद में किस तरह की स्वतंत्रता दी गई है, क्रम से याद करें। किससे पूछा जाएगा आपसे? क्रम से, नहीं तो प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। आगे चलें।
अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। इससे तात्पर्य है कि आप भारत में उत्तर से, या मैं लिख दूं, भारत की भौगोलिक सीमाओं में भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जनजाति या आदिवासी या सैनिक दृष्टिकोण से सैनिक महत्व या अशांति की स्थिति में इस स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। रोक लगाई जा सकती है। यानी स्वतंत्रताएं हमारी कोई भी जो हैं वो निरपेक्ष नहीं है, उनको क्या किया गया है, सीमित रखा गया है, प्रभाव में भी और संख्या में भी। आगे देखिए आप, संपूर्ण भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अब वह परिवर्तित हो चुकी है, धारा 370 हटाई जा चुकी है। तो ये नई बात आप ध्यान रखें, संपूर्ण भारत में नागरिक किसी भी हिस्से में या किसी भी भाग में निवास करने के लिए स्वतंत्र थे। किसी भी भाग में निवास करने हेतु स्वतंत्र थे। ठीक है, ऊपर वाली लाइन वही लागू। 5 अगस्त 19 से धारा 370 हटने से जम्मू एंड कश्मीर में निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। निवास करने की स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्थिति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, यानी पहले जम्मू कश्मीर का नागरिक बनने में दिक्कतें आती थी। ठीक है, संपत्ति खरीदने में दिक्कतें आती थी। उस स्थिति को आज क्या कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन वही जनजाति, आदिवासी, आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार में एक विदेशी व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी क्योंकि वह उन आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था जहां पर उसकी प्रवेश करने की मनाही थी। मतलब अंडमान निकोबार में जातियां जो हैं, आदिवासी जातियां, वो बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को अपने लिए खतरा मानती हैं और ऐसी स्थिति में वह उन लोगों पर जानलेवा हमला भी कर देती हैं। तो उस स्थिति से बचने के लिए ऐसी स्थिति के निवास को प्रतिबंधित किया गया है। निवास पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अब लास्ट है वृत्ति, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। सिक्स्थ वृत्ति, उपजीविका या व्यापार। ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये तो आपको जनरली सारी चीज़ें पता है, इसलिए उनको आप याद रखना है। मेनली तो इसमें क्रम पूछा जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। किसी कंपटीशन एग्जाम में अपने जो परीक्षा होगी उसमें एक दो स्वतंत्रताओं के नाम पूछे जा सकते हैं, या फिर मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि सभी नागरिकों को विदेशी भी शामिल हैं, ठीक है। लेकिन अब सरकार क्या कर सकती है, योग्यताओं का निर्धारण कर सकती है, किसी व्यापार या उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकती है, राष्ट्रीयकरण करने का मतलब राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर सकती है उसे, या उसका संचालन अपने हाथों में ले सकते हैं। कुछ समय के लिए कर सकती है, परमानेंट कर सकती है, या जो किए गए हैं उनका निजीकरण कर सकती है। ठीक है, अब इसके साथ जो समस्याएं आती हैं उनमें से एक है कि क्या टेलीफोन टेप करना हमारी स्वतंत्रता का हनन है क्या। तो बस फोन टेप किया जा रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है, निजी विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है, तो उनको सुनना क्या माना जाएगा, आपके निजता के अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है तो आप उसके बारे में आक्षेप नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जो आपकी निजी चीज़ें, क्या किसी के अगर किसी ने पत्र लिखे थे, मान लो कौन से वाले पत्र की बात कर रहा हूँ, निजी हैं, क्या उनका प्रकाशन किया जा सकता है क्या। मेरे कहने का मतलब है अगर लव लेटर्स हैं तो क्या उन लव लेटर्स का या वसीयतनामा हो सकता है, क्या वे एक लिखित दस्तावेज हैं तो क्या उनका प्रकाशन किया जाएगा, तो क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा या नहीं होगा। इस तरह के विवाद आ जाते हैं। तो आप समझें कि किसी की निजी चीज़ों का प्रकाशन करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। अगर वे निजी दस्तावेज सार्वजनिक हित से संबंधित हैं तो ऐसे दस्तावेजों का प्रकाशन किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन किसी के निजी दस्तावेज जो हैं उनका प्रकाशन बिना उसकी अनुमति के या राष्ट्रीय महत्व या सार्वजनिक महत्व का नहीं होने पर भी
किया गया है तो वह उसके विचार और अभिव्यक्ति के अधिकारों का क्या माना जाएगा, उसके निजता के अधिकार का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति आपके विरुद्ध केस ला सकता है। तो ये अधिकार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मिले हुए हैं आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इनका प्रयोग कर लें। अगला है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, ठीक है, किसके बारे में ये, दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के या दोष सिद्ध व्यक्ति के, ऐसा भी कर सकते हैं आप, सिद्धि से संरक्षण के लिए, संरक्षण हेतु अधिकार। तो इसके अंतर्गत जो पहला अधिकार है वो आता है कि किसी भी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जाएगा जबकि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। प्रचलित, ये देख लीजिए आपका भी कानून, ऐसे नहीं बाद में बने हुए या भविष्य के कानून पर आपको आज ही गिरफ्तार करें। प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन करने पर ही, प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन करने पर ही व्यक्ति को दोषी माना जाएगा, व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक बार अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी। अब वो कम हो या ज़्यादा हो इसकी गारंटी नहीं है, एक बार अपराध करने पर सजा एक बार ही दी जाएगी, और अगर उसने वो पूरी कर ली है तो फिर उसको सजा नहीं मिल सकती, चाहे सजा का प्रावधान ज़्यादा हो। किसी कोर्ट ने सजा दी, वह पूरी हो गई, तो वह फिर उसको दोबारा नहीं दी जाए। ठीक है। तीसरी बात है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आप समझ गए होंगे इनकी बातों को। आपके अपराध के लिए आप गवाह नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये 3 अधिकार हैं आपकी दोष सिद्धि के संदर्भ में। आगे चलें, अनुच्छेद 21। ये आपके मूल अधिकार चल रहे हैं, ये ध्यान रखें। आप बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन बता रहा हूं मैं। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या विषय आते हैं? शुद्ध हवा, पानी, ठीक है, और रोजगार भी आता है, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, और क्या आता है? गरिमापूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन, और जो भी दशाएं जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगर आप किसी अंधेरी कोठरी में आप रोजगार कर रहे हैं तो वहाँ पर रोशनी होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए, और सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपके जीवन को बढ़ाने में या जीवन जीने में सहायक है। धूम्रपान को इसलिए तो आप जानते हैं कि ये
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि उससे आपके फेफड़ों पर भी जो धूम्रपान नहीं करते हैं उनकी लाइफ पर भी क्या पड़ जाता है, कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात, आपका जीवन नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। कानूनी प्रक्रिया के अलावा, यानी ये जापान का शब्द है, ध्यान रखें, जापान से लिया हमने। कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, या इसको ऐसे करते हैं, आपका जीवन लिया जा सकता है सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, इसके अलावा नहीं। यानी फांसी हो सकती है तो वह पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद, यानी उसके अलावा आपके जीवन को किसी भी प्रकार से छीना नहीं जा सकता है। समझ में आ गई बात? आगे चलें। और इसके साथ 21A और जोड़ दिया गया है मूल अधिकारों में, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया। क्या बात है इसकी? 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालक बालिकाओं को, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, करवाई जाएगी। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये 21A भी मूल अधिकारों में जोड़ा गया है और लागू हो रहा है 2010 से। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, वहां तो दोष सिद्धि के संबंध में, यहां कह रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संदर्भ में। देखें अब 22, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संदर्भ में या गिरफ्तार के व्यक्ति के संरक्षण के संदर्भ में, पहली बात क्या बताया जाएगा? गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। गिरफ्तारी का कारण जानना आपका अधिकार है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कहाँ पेश किया जाएगा? न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा तो आपको याद आ ही जाएगा, अगर आप पिक्चर देखते हो तो जैसे ही वो व्यक्ति जेल में जाता है, याद आ रही है कोई घटना? वो क्या कहता है? मुझे मेरे वकील से बात करनी है या मुझे मेरे वकील से बात कराइए। तो वो जो राइट, वो क्यों कहता है? क्योंकि वो उसका राइट है। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा विधिक सहायक यानी वकील बात करना
या उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। या तो वह बात करे या उसको उपलब्ध होना चाहिए। यानी कोर्ट में भी आप जाएंगे तो पहले वो कोर्ट कहेगी कि इसका वकील कोई है या नहीं, उसके बारे में कहा जाएगा। इसका एक और साथ है निवारक निरोध। उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आगे चलते जाएं। अब हम अगला जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ठीक है। अनुच्छेद कौन से वो 23 से 24। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? एक तो बेगार प्रथा का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। अगर पहली बात करें तो वो है मानव के क्रय विक्रय पर क्या लगा दी गई है? रोक पहले थी, ठीक है। उसके अलावा बेगार प्रथा पर भी क्या लगा दी गई है? बेगार आप जानते ही हैं, बिना मेहनताने के, यानी मुफ्त में क्या करवा लेना? कार्य करवा लेना। तीसरी जो 24 में है वो है बाल श्रम पर रोक लगा दी गई है। बाल श्रम पर क्या लगा दी गई है? रोक। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, ठीक है। उपरोक्त जो, तो इसका मतलब है आपको पता ही है कि बालकों को खुद को ये पता नहीं होता है कि वह क्या कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा खुद ही बाल श्रम पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। यानी बालकों को जान जाने या जान का जहाँ जोखिम है, 16 साल तक के बालकों को ऐसी जगह में नहीं, 14 से 16 साल के बालकों को, यानी 14 से ऊपर जो भी बालक हैं उन्हें ऐसे कार्यों में नहीं लगा, उससे नीचे को तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। तो वहाँ से नीचे यानी ऐसे कार्यों में जहाँ जान का जोखिम हो, ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यानी बालकों के बचपन को छीनने का अधिकार किसी भी माता पिता को या सरकार को या किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। अब कई लोग तो अभी तक पढ़ते रहते हैं बुढ़ापे तक, तो ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बाल श्रम पर रोक लगाना हमारा प्रयास था। आगे चलें। अनुच्छेद जो 25 है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक। 25 में है कि सभी व्यक्तियों को अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी आप किसी भी ईश्वर को माने, उसकी पूजा करें, उसके बारे में कोई भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब भारत में तो आपको पता है मंदिर में कौन जाएगा, कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, कौन जाति को या किस धर्म के व्यक्ति उसमें प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की। धार्मिक स्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, इसके अंतर्गत क्या क्या है? एक तो व्यक्ति धार्मिक संस्था बना सकता है, धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकता है, ठीक है। उस धार्मिक संस्था के संचालन पर, धार्मिक संस्था का
संचालन निर्धारित कर सकता है। धार्मिक संस्था के संचालन का क्या कर सकता है? निर्धारण। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे हैं स्वर्ण मंदिर या किसी भी अन्य प्रकार की जो बड़ी संस्थाएं हैं, उनका प्रबंधन संस्था भी कर सकती है और संस्था के द्वारा निर्धारित कोई व्यक्ति भी कर सकता है। संस्था के नाम से चल और अचल संपत्ति खरीदी जा सकती है। चल व अचल संपत्ति खरीदी जा सकती है। व्यक्तिगत या निजी कह दूं मैं, निजी संस्था का निर्माण भी किया जा सकता है। मतलब आप अपने आधार पर जैसे भी आप अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 कह रहा है धार्मिक दान से संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 यानी आप किसी धार्मिक संस्था को अगर डोनेशन देते हैं तो उसकी जांच नहीं की जाएगी, उस पर किसी तरह की पाबंदी। धार्मिक संस्था को दिए गए दान से संबंधित धन की जांच या धन की जांच या छूट के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, यानी आप अगर किसी संस्था को दान दे रहे हैं तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई कर इम्पोज नहीं किया जाएगा। ये जो कर है उससे आपको क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। ठीक है, अगला देखिए 28वां है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। राजकीय संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी सरकारी या अनुदान प्राप्त संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो भी संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक आधार पर किसी भी तरह की शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जाएगा जो कि किसी धर्म से जुड़ी हुई होंगी, न किसी व्यक्ति विशेष को और न किसी संस्था विशेष को। राज्य ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और वह ऐसे कार्य भी कर सकता है। आगे चलें, ये हो गई धार्मिक स्वतंत्रताएं 25 से लेकर 28 के बीच में। आप इनको याद रखें। ये सीधा सा मैं इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, आपको शब्दों से ही पता लग रहा है, और शब्दों से पता लग रहा है तो आपको पता है कि किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, किस तरह के लिए क्या पूछा जाएगा। तो या तो अनुच्छेद पूछा जाएगा या क्रम दे दिया जाएगा। तो हमारे आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति वह शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार
अनुच्छेद 29 और 30, यानी इसका मतलब है कि नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, अपनी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि, और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इतनी सी बात कही गई कि किसी भी संस्कृति की रक्षा उसके लोगों के द्वारा की जाएगी। अब आप जानते हैं कि कितनी भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो वो 22 भाषाएं अलग अलग लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। पेपर छप के आता है, अंग्रेजी हिंदी में आता था। CTET का पेपर 18 भाषाओं में छपा गया लगभग। कितनी भाषाओं में छप कर आया? 18 में, ताकि सभी भाषाओं के लोगों को उन प्रश्नों को समझने में क्या रहे? थोड़ी सी आसानी रहे। सिंधी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, और किसी भी प्रकार से जो भाषाएं, मूल जो बड़ी बड़ी भाषाएं हैं, यानी अब इन 22 भाषाओं के अलावा ऐसी कोई भाषा नहीं बची है जो संपूर्ण भारत के लोग इन 22 भाषाओं में बोलने वालों में शामिल नहीं होते हैं। अनुच्छेद 30 देखिए, 29, 30, तो 30 की बात करें, अनुच्छेद 29 है ये। ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की, कौन से? शैक्षिक हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने शिक्षा संस्थान खोलने और उनका प्रबंधन करने की, प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। जैसे मदरसे होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे मूल जो अधिकार हैं उनकी हमने बात कर ली है। एक बच रहा है जिसका बड़े प्रश्नों में 150 शब्दों में उत्तर आ जाता है कई बार, तो हम उसको आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 30। ठीक है, तो ये आपके मूल अधिकार हो गए हैं यहाँ तक। अब हम एक अधिकार जो बचा है उसकी चर्चा फिर करेंगे, आप इनको पढ़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये टोटल हो गए हमारे 5 मूल अधिकार कंप्लीट हो गए हैं। पहला हमारा था समानता का अधिकार 14 से 18 तक, दूसरा हमारा था 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद हमारे पास आया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, उसके बाद आया हमारे पास संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कितने हैं? 29 से 30। ठीक है, अब हमारा आएगा जो लास्ट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, एक स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, संस्कृति और शिक्षा, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद अब आएगा छठा जिसको हम नाम देते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बात करेंगे फिर, जिसे संविधान की आत्मा का है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप इनको याद कीजिए।